आप और हम सब हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोगों का वोटों का राज है। महात्मा गांधी ने इस देश में खानदानी राज नहीं दिया है, जनता को राज सुपुर्द किया है और जनता से कहा है कि मुल्क के मालिक तुम अपनी वोट की पेटी के द्वारा अपना कोई तो भी 5 साल के लिए मुनीम तय करो। ये आप जो चुनाव करते हो, ये राज का जो नेता बनता है, चाहे गुलाब चंद कटारिया प्रतिपक्ष का नेता हो, चाहे अशोक जी गहलोत जिस राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, चाहे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हो, इन सब का चुनाव कौन करता है? ये जनता जनार्दन वोट की पेटी से करती है। बंधुओं, जब आपकी वोट की पेटी से आपका यहाँ का वार्ड पार्षद आप चुनते हो, यहाँ का चेयरमैन आप बनाते हो, यहाँ का पंचायत समिति का सदस्य आप बनाते हो, प्रधान आप बनाते हो, प्रमुख आप बनाते हो, एमएलए आप बनाते हो, मुख्यमंत्री आप बनाते हो, एमपी आप बनाते हो, प्रधानमंत्री आप बनाते हो, फिर इस देश की 65 साल में ये दशा क्यों बनी? 65 साल में आज ये देश इस चौराहे पर आकर क्यों खड़ा है? इस सवाल का जवाब मैं इस मुल्क के मालिक से लेना चाहता हूं। बंधुओं, बहुत शांति से सोचना। हो सकता है मेरी बात में कोई कड़वाहट हो तो मुझे माफ करना, पर ये मुल्क के मालिक तेरे वोट की पेटी से ये नेता हिंदुस्तान में पैदा करने का धंधा होता है, लेकिन हिंदुस्तान की नेता की उम्र भी तय कर दी है, 5 साल से बड़ी नहीं है। अगर गुलाब चंद कटारिया प्रतिपक्ष का नेता है तो इसकी जिंदगी के 4.5 साल हो गए। अब 6 महीने के बाद इसको जनता के सामने फिर नाक रगड़ के जाना है। अगर मैं काबिल हो तो उदयपुर की जनता मुझे भेजेगी तो जयपुर जाऊंगा, नहीं तो अपने गांव देलवाड़ा जाऊंगा। इतना बड़ा अधिकार जनता के हाथ में होने के बाद भी इस देश का कर्म क्यों फूट रहा है? इस देश में ये हालात क्यों हैं? इसके बारे में आप दूसरों को गाली देने के बनिस्बत मेरी आपसे निवेदन है, ये किसी को गाली देना बहुत आसान है। कांग्रेस खराब है और बीजेपी अच्छी है, बीजेपी खराब है और कांग्रेस अच्छी है, ये कहने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप वोट डालते हो ना, जब तक आप ईमानदारी से सोच करके वोट नहीं डालोगे, तब तक इस वोट की पेटी से अच्छे आदमी पैदा नहीं होंगे। हमारा देश का दुर्भाग्य यही हुआ है ना, हमने 65 साल में 15 बार लोकसभा का चुनाव किया, 1-2 बार नहीं किया। उसमें से 59 साल तक कांग्रेस पार्टी को हमने दिल्ली का राज दिया और प्रधानमंत्री बनाया। राजस्थान में कांग्रेस का 55 साल तक का राज रहा, 9 मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के बने, भारतीय जनता पार्टी के 4 मुख्यमंत्री बने। अगर वो 59 साल में दिल्ली में आज राज चलाने के बाद भी देश अगर भुखमंगों का देश बना हुआ है, गरीबों का देश बना हुआ है, ये मुल्क के मालिक तुझसे मैं जानना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में 48 करोड़ लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीते हैं। और गरीबी की रेखा का मतलब क्या है? केवल 26 रुपया जिसकी आमदनी रोज की होती है गांव में, वो गरीब है। 27 रुपये वाला धनवान हो गया, 32 रुपया शहर का आदमी पैसे वाला माना जाता है और 32 रुपये से कम वाला गरीब माना जाता है। ऐसा 1-2 करोड़ नहीं है, 48 करोड़ लोग हिंदुस्तान के 65 साल के लोकतंत्र के बाद भी अरे गरीबी का जीवन जीते हैं। इसका पापी कौन है? इसका अपराधी कौन है? एक कांग्रेस तेरे से पूछना चाहता हूँ, तेरे 59 साल तक राज किया और उसके बाद भी तू गरीबी नहीं मिटा सका, तो गरीबी मिटाने के लिए क्या तुझे 200-400 साल का पट्टा हिंदुस्तान की जनता से चाहिए? कितना पट्टा तुझे और आवश्यकता है जिसके लिए तू बात कर रहा है? हिंदुस्तान के लोगों, मैं आपसे प्रार्थना, राजस्थान में फिर सरकार, आप लोग जो हमें टैक्स का पैसा देते हो, ये खजाने में जमा होता है। ये टैक्स गुलाब चंद कटारिया के बाप का नहीं है, ये किसी नेता के काका जी का नहीं है, ये हिंदुस्तान का खजाना कौन भरता है? हिंदुस्तान के ये मालिक, हिंदुस्तान की जनता टैक्स के खजाना भरती है। वो जयपुर का खजाना किसका? आपका। वो दिल्ली का खजाना किसका? आपका। हम क्या काम करते हैं? हम तो मुनीमगिरी करते हैं। जैसे आपके यहाँ माइंस वाला कोई आदमी चलाता है ना, 2 मुनीम रखता है अपनी माइंस पर और मुनीम से कहता है हिसाब बराबर रखना। जब मुनीम कमा के देता है ना, तो दिवाली पर या रमजान के ऊपर उसकी तनख्वाह बढ़ाते हैं और अगर अंदर ही अंदर टाका मारता है मुनीम, उसका काला मुंह करके बाहर निकाल देते हैं। ये मुल्क के मालिक, तेरा ये 5 साल का मुनीम, ये 5 साल का मुनीम, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे वो वसुंधरा जी हो, चाहे वो गुलाब चंद कटारिया हो, वो तेरा मुनीम है। इस मुनीम का भी चोपड़ा खोल और 5 साल में इसका हिसाब मिला। जो पैसा तेने टैक्स में जमा
कराया, उसका कितना उपयोग किया, कितना उसमें से टाका मारा, कितना देश को बर्बाद किया, इसका हिसाब लगाएगा ना तब जाकर के देश बनेगा। लेकिन मेरा मुल्क का मालिक तो इस बेईमान से हिसाब पूछता ही नहीं है। 5 साल के बाद ये आता है, नए नए नारे चक्कर दे जाता है, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। क्या कर देगा? अरे पैसा तो मेरा है, तू जो दे रहा है वो तेरे काका जी का है क्या? वो हिंदुस्तान की जनता का पैसा है। और तेने 65 साल 59 साल तक राज किया, आज पीने का पानी नहीं है, ये है तेरी शाबाशी। आज ये नौजवान लाखों की तादाद में नहीं, करोड़ों की तादाद में पढ़ लिख करके बेरोजगार सड़क पर घूम रहा है। क्या इस मुल्क के मालिक से नहीं पूछा जा सकता इन्हें कौन सी नीतियां बनाई जिसके कारण से मेरे इन नौजवान हाथों को काम नहीं मिला? क्या ये काम नहीं चाहता है? तूने पढ़ाया क्यों? तूने इसको इंजीनियर बनाया क्यों? तूने डॉक्टर बनाया क्यों? तूने MA क्यों कराया? तूने मुझे MSc क्यों कराई? तूने मुझे पढ़ाया क्यों? मेरे बाप ने भूखे मर के मुझे पढ़ाया, मेरी माँ ने ठेके के कपड़े पहनकर मुझे पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद मैं नौकरी के लिए दर की ठोकरें खाता रहा हूँ। ये कोई लोकतंत्र या तमाशा है? ये लोकतंत्र ऐसे चलता है? लोकतंत्र ऐसा चलता है, एक चपरासी की वैकेंसी निकलती है। आपने आश्चर्य होगा, राजस्थान का सचिवालय के 261 पोस्ट क्लास की भर्ती चल रही है, 261 पोस्ट क्लास। और इंटरव्यू कब से चल रहे हैं? 6 महीने से इंटरव्यू चल रहे हैं, 6 महीना और चलेंगे, 12 महीने इंटरव्यू चलेगा, 1 लाख बच्चे इंटरव्यू देंगे। ये क्या देश है? मजाक है। और उसमें जाके देखो उस पोस्ट क्लास की नौकरी में कौन बच्चा आया है? इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा उसमें आया है, BEd किया हुआ बच्चा उसमें आया है, MA किया हुआ बच्चा उसमें आया है, MSc किया हुआ बच्चा आया है। अरे तुमको धिक्कार है, राज चलाते हो एक MSc किया हुआ लड़के को पोस्ट क्लास की नौकरी के लिए आवेदन करना पड़े। इससे ज्यादा घटिया काम क्या हो सकता है? इससे ज्यादा घटिया काम क्या हो सकता है? इस राजस्थान की सरकार से पूछो। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को आपने 5 साल के अंदर 8,000 करोड़ से बजट शुरू किया, और हमने 8,000 के बाद 14,000 करोड़। अभी तो केवल गाड़ी ये मीडिया की आई है, अभी वसुंधरा जी गाड़ी आने में देर है, और आएगी भी सही तो आपके सामने आएगी। है ना? वसुंधरा जी को जो 5 साल का आपने काम किया, उस 5 साल के काम में हमारा बजट 8,000 से शुरू हुआ पहला, और अंतिम बजट हो गया 14,000 करोड़ में खत्म। 5 साल का बजट जोड़ लो, जो वसुंधरा जी को आपने इस खजाने का दिया वो केवल 50,000 करोड़ रुपए का दिया। हमने 50,000 करोड़ रुपए में राजस्थान की जिस आदमी ने, जिस गांव ने, जिस तहसील ने जो मांगा वो मांगा, हमने आपको पूरा किया। जो कुछ भी आपने चाहा वो किया। और इस सरकार को, अशोक गहलोत को 5 साल में कितना बजट दिया आप लोगों ने अपने टैक्स के? पहला साल 18,000 करोड़, दूसरा साल 24,000 करोड़, तीसरा 27,000 करोड़, चौथा 36,000 करोड़, और 5वां अभी 40,000 करोड़। ये सारा मिलाकर कितना बजट हो गया जो आपने दिया? 1,57,000 करोड़ रुपया दे दिया। 1,57,000 करोड़ रुपये का बजट अशोक गहलोत तेरे को हमने दिया, जनता ने अपने खून पसीने से दिया। तो 1,57,000 करोड़ में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सकता, सड़कों के खड्डे नहीं निकाल सकता, नालियां तू साफ नहीं करा सकता, स्कूल में अध्यापक नहीं लगा सकता, अस्पताल में डॉक्टर नहीं लगा सकता, सारा चपरासी नहीं लगा सकता, सफाई कर्मचारी नहीं लगा सकता। कभी राज चल रहा है या झक मार रहा है? इस बात का जवाब तो दे। अगर तेरे पास पैसा होते भी तू पैसे का उपयोग नहीं करे। हे मुल्क के मालिक, तुझे क्योंकि विधानसभा में आपने मुझे प्रतिपक्ष में भेजा, मेरी जिम्मेदारी है सरकार के कामकाज का ख्याल रखना, उसके हर पैसे का हिसाब रखना और उससे सवाल जवाब पूछना। इसके लिए आपने मुझे भेजा, मैंने सवाल जवाब किया। मैंने कहा तुमको इतना पैसा हमने दिया, इस पैसे का उपयोग क्यों नहीं हुआ? आपको सुनकर हैरानियत होगी, राजस्थान का यह मुख्यमंत्री पहले साल के बजट में 2,400 करोड़ रुपया खर्च नहीं कर पाया, दूसरे बजट में 3,400 करोड़ खर्च नहीं कर पाया, और 10-11 के अंदर 5600 करोड़ रुपया आपका चुनाव में लिखा गया। और अब की बार का ये जो बजट 31 मार्च को जो आपने ये जब 12-13 का जो पूरा किया, वो 31 मार्च के दिन आपको आश्चर्य होगा। मैं इसलिए जानकारी दे रहा हूँ कि आप सब लोग व्यापारी और पढ़े लिखे लोग हो। इस साल का जो बजट था वो 36,000 करोड़ का था। मैंने कहा 31 दिसंबर तक तूने इस पैसे में से कितना पैसा खर्च कर दिया? उसने जवाब दिया 19,965 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। 36,000 में से 19,965 करोड़ रुपया खर्च करता है, बचा तेरे पास कितना? तो उसने कहा 17,000 करोड़ रुपया बचा। 10 महीने में राजस्थान का योग्य मुख्यमंत्री 10 महीने में खर्च करता है 19,000 करोड़, मान लो 20,000 करोड़, और बाकी
बाकी बचा हुआ 36-16 करोड़ वो कितने महीने में खर्च करेगा? उधर 10 महीने में करेगा 2,000 रुपया प्रति महीने के हिसाब से 10 महीने में 20,000 करोड़। और अब लास्ट के दिनों में क्या करेगा? यहाँ लास्ट के दिनों में 16,000 करोड़ का अचू लिखेगा। ये 16,000 करोड़ खर्च नहीं करेगा, इसमें सामान खरीद करके डंप करेगा, माल लेकर के डंप करेगा और उसमें कमीशन खा करके अपने आप को जौज में भट्टी में जलाकर देश को खाक करेगा। ये है कमीशन खोरों का धंधा। इस कांग्रेस के राज में इस भ्रष्टाचार की भट्टी को जो तूने दिल्ली से शुरू की वो मेरे मकराना और गांव और गली तक पहुंचा दी। आज जहां से भी देखो वहां भ्रष्टाचार की बदबू आती है, लेकिन आप लोगों का काम इन नेताओं से नहीं पड़ता है। आपका काम पड़ता है पटवारी से, आपका काम पड़ता है तहसीलदार से, आपका काम पड़ता है एसपीओ से, आपका काम पड़ता है थानेदार से, आपका काम पड़ता है किसी छोटे मोटे कर्मचारी से। और वो जो पैसा मांगता है ना तो आपका माथा टूटता है। पटवारी साहब 500 रुपये मांगते, थानेदार साहब 2,000 रुपये मांगते। अरे हाँ मांगेगा, जिसका बाप चोर उसकी औलाद चोर पैदा होती है, उसकी औलाद का क्या दोष? क्या दोष है? मैं पूछना चाहता हूँ, ए मुल्क के मालिक, उस पटवारी को चोर क्यों कहता है? उस थाने वाले को चोर क्यों कहता है? अगर मारना है चोर की मां को मारो जो दिल्ली में बैठकर 1,86,000 चोर खाता है। क्या इस देश की दुर्भाग्य नहीं है? अरे मुल्क के मालिक को ठंडे दिमाग से सोच, तेरे खजाने कोई हत्या है, जिस बेरहमी से लूट रहे हैं, हम ताले दाने के लिए मर रहे हैं, एक एक लोटे पानी के लिए मर रहे हैं, हम सड़क के खड्डों से मर रहे हैं, लेकिन इन बेईमानों ने जिस प्रकार से पैसा लूटने का धंधा चालू रखा है, इसका कौन इलाज करेगा? गुलाब चंद भाषण से इलाज नहीं होगा, गुलाब चंद के बोलने से इलाज नहीं होगा। मुल्क के मालिक, अगर इनका इलाज होगा इस वोट की पेटी में होगा। अगर गुलाब चंद कटारिया बंधुओं, मैं आपको स्लोगन कराता हूँ, तुम्हें खुदा की कसम है, अगर गुलाब चंद कटारिया बेईमान है, इस हत्यारे को भी वोट की पेटी में मारो, ये तुम्हारा फर्ज है इस देश को बचाने के लिए। लेकिन यह नहीं हो सकता। आज इस प्रकार के हालात बना के खड़े कर दिए है ना। हिंदुस्तान का राजनेता सारा सीमेंट खा जाता है, कोई शक्कर खा जाता है, कोई कोयला खाता है, कोई गेहूं खाता है, कोई यूरिया खाता है, कोई तार खाता है। क्या ये मुल्क है या मजाक है ना? कोयला खा जाता है ना, कोई जमीन में से खाता है, कोई आसमान और पाताल में से खाता है, कोई साला हेलीकॉप्टर में खाता है ना। अखबार पढ़ते ही माथा ठनकता है। ये मेरे मुल्क के मालिक, इस देश की दशा को देखकर तुझे रोना आता है कि नहीं आता? और ये आता है, ये कांग्रेस का दोष नहीं है, ये 120 करोड़ जनता का दोष है। क्योंकि हम पैदा होते हैं तो आपकी वोट की पेटी से पैदा होते हैं। गुलाब चंद कटारिया आसमान से उतर के नहीं आया, वसुंधरा जी आसमान से उतर के नहीं आई, अशोक गहलोत आसमान से नहीं उतरा, मनमोहन सिंह आसमान से नहीं उतरा। हर नेता हमारी वोट की पेटी से पैदा होता है। अरे कम से कम पैदा करते समय माथे पे जोर मार। ए माता बहने, मैं तुमसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक 25 रुपए की मटकी खरीदने जाते हो ना ठंडे पानी की, उसको 3 बार हाथ घुमा के अंदर देखते हो, कोई कांकरा तो नहीं है, कोई कांकरा तो नहीं है, पानी नहीं निकल जाए। उसके बाद भी मन नहीं मानता, उसके बाद भी तेरा मन विश्वास नहीं करता। ऊंची लेकर के आसमान में देखती है, कहीं तट तो नहीं है, उसके बाद भी तेरा मन नहीं मानता है। फिर ऊंचा लेके खरगोलिया बजाती है, फूटा तो नहीं है, जोजरा तो नहीं है। अरे गांठ के 25 रुपए जाते हैं तो फूटू और जोजरा ढूंढती है। और तेरे वोट से हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोगों का भाग्य बनता है और 120 करोड़ लोगों का भाग्य डूबता है। ये मुल्क के मालिक, हथौड़ा मार अपने माथे में। वोट किसे देना चाहिए और कब देना चाहिए और क्यों देना चाहिए? हाँ, दुर्भाग्य की स्थिति लाके खड़ी। और राजस्थान का गृह मंत्री आज है कौन? राजस्थान का गृह मंत्री स्वयं अशोक गहलोत। राजस्थान का गृह मंत्री अशोक गहलोत है। कहता संदेश देने जा रहा हूँ, एक बार ये संदेश दे दे कि तेरे डिपार्टमेंट का हाल क्या है, बता तो सही हो। और किसी दूसरे की पंचायत छोड़, राजस्थान का गृह मंत्री अशोक गहलोत, तू अपने डिपार्टमेंट का हिसाब दे। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर चेन कहीं टूटती है वो हमारे जयपुर में टूटती है। नंबर 1 का शहर आज की तारीख में चेन स्केचिंग की दृष्टि से कोई है तो वो हमारा जयपुर राजधानी है। ये अशोक गहलोत तुझे दिखा है कि नहीं दिखता? तुझे दिखता है कि नहीं? राजस्थान आर्थिक अपराधों की दृष्टि से नंबर 1 पर हिंदुस्तान में है। आर्थिक अपराधों की दृष्टि से आपको आंकड़ा सुनकर ताज्जुब होगा। ए मुल्क के मालिक, मैं तुझे सावधान करना चाहता हूँ, राजस्थान में 24% आर्थिक अपराध अगर कहीं रिकॉर्ड हुए हैं वो राजस्थान में हुए हैं। 24%, 1/4 सारी हिंदुस्तान, 3/4 में 75% में सारा देश और 24% में अकेला राजस्थान। ये आर्थिक अपराध कौन सा है? आपने देखा होगा, नई नई स्कीमें आती है,
आज आपको एक बोर्ड लगता है आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी, और ये आदर्श क्या करती है? ये 4 साल में धन को दूना करती है, कोई 3.5 साल में करती है, कोई 2 साल में दूना करती है। गरीब आदमी अपना खून पसीने का पैसा इनमें जमा कराता है और ये सोचता है कि मेरा धन दूना हो जाएगा। कोई गोल्ड स्कीम लेकर के आता है और गोल्ड स्कीम में लोग पैसा डालते हैं, कोई पीएलएस में लाके डालते हैं, कोई और कोई कंपनियों में लाके डालते हैं, और ये रात को ताला बंद करके बेईमान भाग जाते हैं। ये सरकार उनकी पूंछड़ी पकड़ने में भी संभव नहीं है। केवल जयपुर शहर में, सुन के ताज्जुब होगा आपको, केवल जयपुर शहर में एक ही बेईमान कंपनियों ने, जिन्होंने एक एक पेज का एडवर्टाइजमेंट दिया अखबारों में, एक बार नहीं कई बार दिया। अरे सरकार और तेरे डिपार्टमेंट को, तेरे होम डिपार्टमेंट को दिखता नहीं है? इतना बड़ा विज्ञापन देकर के जनता को लूटने की स्कीम ला रहा है, और आपने देखा एक रात को ये सब भाग के ताला लगाकर अकेला जयपुर शहर के 2 लाख लोगों का 4,000 करोड़ रुपया अटकू नामे लिखना पड़ा। ये आर्थिक अपराध में नंबर 1 है ना। ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का अपराध में हिंदुस्तान में नंबर 1 कौन सा देश है? प्रदेश से तो राजस्थान है। सबसे ज्यादा अपराध हिंदुस्तान में क्या होता है? नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, नंबर 2 पर कौन सा है? नंबर 2 पर मेरा राजस्थान है। महिला अपराध की दृष्टि से हिंदुस्तान में 3रा नंबर हमारा स्थान है ना। हम 3रे नंबर पर महिला अत्याचार में है ना। हम अत्याचारों, और आपको सुन के ताज्जुब होगा मेरे मुल्क के बंधुओं, है ना। मैंने एक प्रश्न लगाया राजस्थान की विधानसभा में, मैंने कहा मेरी पुलिस कितनी बार पिट गई इन अपराधियों के हाथ में, इन बदमाशों के हाथ में? आपको आंकड़ा सुनकर हैरानियत होगी। मैंने भी जब वो आंकड़ा प्रश्न का देखा, 2274 बार राजस्थान की पुलिस को अपराधियों ने पिट डाला, फिर क्या ये पुलिस कार्रवाई करेगी? बंधुओं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, है ना, फूल मोहम्मद को जो जलाया, है ना, आपने देखा होगा फूल मोहम्मद सवाई माधोपुर में जिस आंदोलन में लेकर के खड़ा अपने सिपाही और अपने आदमियों को, वहाँ सारे अधिकारी मौजूद थे, उनके अधिकारी की मौजूदगी में फूल मोहम्मद के ऊपर पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी, वो धुधु करके जल गया। अरे हत्यारों, तुम्हारी गोली थी बंदूक में, एक हाथ को मार करके 5 दूरी से बंदे का मुकाबला करते हैं। तुम एक आदमी पर गोली नहीं चला सकते, एक तेरा आदमी जूझू करके जल जाता है, इससे ज्यादा पुलिस के माथे पर काला कलंक और क्या हो सकता है? न तुम पुलिस की रक्षा कर सकते हो, पुलिस को थाने में घुस करके अपराधी मार करके चला जाता है, तुम उसका जवाब नहीं दे सकते। अपराधी थाने में घुस कर बलात्कार कर जाते हैं, तुम उसका जवाब नहीं दे पाते हो। मेरी 5-5 और 7-7 साल की बेटियों के साथ बलात्कार करके गड्ढा घोट करके उसको मार दिया जाता है, उसके बाद भी उस हत्यारे को, अपराधी को दंड नहीं मिलता। मैं ये अभिमान नहीं करता हूँ, मेरे टाइम पर भी एक 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था पाली में। एक शादी समारोह में बच्ची थी, उस बच्ची को उठाकर लेके पीछे झाड़ियों में उस बच्ची के साथ बलात्कार किया, और बलात्कार करने के बाद बच्ची का गला घोट कर मार दिया। जब उसकी जांच को ढूंढा, और ढूंढने के बाद तो मुझे लगा कि वास्तव में घोर अपराध मेरे गृहमंत्री काल में हुआ है। मेरा सर शर्म से झुक गया। मैंने अपने डीजी को बुलाया, मैंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, मीटिंग की। मैंने कहा ये बच्ची गुलाब चंद कटारिया की होती, डीजी साहब जवाब दो, क्या सवाल का जवाब होगा? अगर ये बच्ची गिल साहब आपकी होती, बोलो इसका क्या जवाब होता? मैंने कहा बीपी सिंह जी, ये आपकी बच्ची होती अगर सेक्रेटरी साहब, आप क्या जवाब देते? मैं इस जनता को क्या जवाब दूं? एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार भी हुआ और उसका मार दिया। मर गई ये समझ में आ सकता है, लेकिन कानूनी कार्रवाई करना तो मेरा और मेरा डिपार्टमेंट का काम है। उन्होंने कहा आप चाहते क्या हो? मैंने कहता है 72 घंटे में चालान पेश करो, 15 दिन की फास्ट ट्रैक में ले जाओ, इस केस को ले जाकर बयान कराओ, और इस हत्यारे को आजीवन कारावास में ठोक करके बताओ, तब मुझे लगेगा कि वास्तव में कोई कार्रवाई हुई। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, मैंने इस काम को किया और 3 महीने में मैंने कम से कम 10-15 ऐसे अपराधियों को आजीवन कारावास में ठोका। आज राजस्थान का मुख्यमंत्री कानून के बारे में जवाब नहीं दे सकता, हमारी रक्षा के बारे में जवाब नहीं दे सकता। तू किस बात का जवाब दे सकता है? तू इस बात का जवाब दे सकता है कि तेने आखिर ये जो हमारा पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, तेने जब चुनाव लड़ा था तब तेने घोषणा की थी, तूने ये लिखा था कि हम वेट को इतना कम करेंगे ताकि दूसरे राज्यों के बराबर हमारा पेट्रोल और डीजल का दाम रहेगा। तुम जाकर के देखो हरियाणा में पेट्रोल का दाम क्या है, डीजल का दाम क्या है। हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल का दाम इतना अधिक क्यों है? क्योंकि 26% वेट लगता है, 26%। आज भी आपने न्यूज में पढ़ा होगा 1 रुपया लीटर पेट्रोल का बढ़ गया, 50 पैसा लीटर आपने देखा डीजल पे बढ़ गया। इसका मतलब
वेट में कितनी आमदनी रोज होती है? अरे कम से कम हथियारों, इस महंगाई के जमाने में तुम्हारा वेट को काबू करो, 2-5% कम करो, इससे कम से कम गरीब को इस महंगाई को रोका जा सकता है। अरे बहनों, मुझे बहुत अफसोस है, इस कांग्रेस जब भी आती है ये महंगाई क्यों बढ़ जाती? कांग्रेस और महंगाई का ये चोली दामन का साथ क्या है? 1977 में आपने देखा होगा, पहली बार मोरारजी देसाई देश का प्रधानमंत्री बना था, बिना कांग्रेस की सरकार बनी थी, महंगाई कंट्रोल हो गई। उसके बाद 80 में फिर इंदिरा गांधी आई, आपने देखा एक नारा लगा था, इंदिरा गांधी आई है, नई रोशनी लाएगी, इंदिरा जी आएगी, गरीबी मिटाएगी। सब लोगों ने सोचा मालो माल हो जाएंगे, ऊपर से नोट गिरेंगे, धनी लुगाई दोनों चादरा लेके खड़े रहेंगे, नोट भर जाएंगे, लखपति बन जाएंगे। कितने लोगों की गरीबी मिट गई? गरीबी गरीब की नहीं मिटी, इन राजनेताओं की गरीबी मिट गई। गरीबी मिटती नहीं है। तुम रोज नारे लगाते हो। ये मनमोहन सिंह, तूने ये कहा था नहीं कहा था चुनाव में कि मैं 100 दिन में महंगाई कंट्रोल कर लूंगा? तू ये बता, अब ये तेरे 4 साल पूरे होने के बाद भी तेरे को गिनती आती है कि नहीं आती है? तेरा ये 100 दिन कब होते हैं हमें समझा तो सही। आज की तारीख में 65 रुपया किलो की दाल जब गरीब का बच्चा खाता है ना, तो आपको रोना आता होगा। वो बच्चा थोड़ी समझता है कि आपको मैं नहीं मां। आपको आश्चर्य होगा जब वो गरीब का बच्चा दाल खाता है ना, तो वो डुबकी लगाता है, दाना पकड़ने नहीं आता। वो नहीं जानता मेरा बाप मजदूरी करता है या गरीबी है इसलिए दाल नहीं है। वो पूछती है माँ से, माँ तेने दाल तो बनाई पर माँ इसमें कोई दाना नहीं मिलता। बेटा ये 65 रुपया किलो की दाल में अपने भाग में ये पानी लिखा है। ये मुल्क है, ये मुल्क की आजादी, ये मुल्क का तरीका है, राज करने का काम है। इस प्रकार से नीतियां बनाते हो, इस प्रकार से सरकार चलाते हो। अरे अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान का केवल 6 साल तक प्रधानमंत्री रहा, केवल 6 साल तक प्रधानमंत्री रहा। आपने देखा होगा एक दिन लाल किले से अचानक घोषणा हुई, मैं हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव को आबादी के आधार पर सड़क के जोड़ूंगा। ये नहीं कहा था कि वोट के आधार पर जोड़ूंगा, ये नहीं कहा था कि जहाँ सरकार मेरी होगी वहां तो पैसा दूंगा और जहाँ मेरी सरकार नहीं होगी वहां पैसा नहीं। उसने कहा नहीं, चाहे मुझे वोट दिया या नहीं दिया कोई चिंता की बात नहीं, मैं वोट के आधार पर विकास नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पहले जनसंघ का व्यक्ति था, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट था। लेकिन जब देश की जनता ने मुझे चुन लिया तो मैं हिंदुस्तान के 120 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री हूँ और इसलिए नियम वही बनेंगे जो 120 करोड़ जनता के लिए होंगे। क्या सोच है? मैंने कहा नहीं। आपने देखा होगा अटल जी के टाइम पर ठेले में रखकर आपकी गैस की टंकियों का आदमी घूमता था, लो गैस जैसे साग भाजी बेचती थी। अब ले गैस की टंकी कैसी अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही? आज आपको लगता है वो अटल बिहारी वाजपेयी का चमत्कार है कि हर बच्चा तुम्हारी जेब में रो रहा होगा। ये किसका करामात है? ये अटल बिहारी वाजपेयी का करामात है कि आज की तारीख में तुम्हारे सबकी जेबों में वो मोबाइल रोता हुआ मिलेगा। ये कैसा है? जिससे काम करने का ये इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें जो बनाई है आपने, जयपुर से लेकर बम्बई तक, बम्बई से लेकर अहमदाबाद तक, अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक, कलकत्ता तक, ये जो 4 लेन है। अरे कांग्रेस को तुमने 59 साल तक राज किया लेकिन तुम सारे सड़क नहीं बना सके, तुम इस देश का क्या विकास करोगे? ये अटल बिहारी वाजपेयी ने एक ही कागज में हिंदुस्तान को पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से सड़कों से जोड़कर गांव गांव को डामर की सड़क से जोड़ने का काम अगर कोई कर पाया वो अटल बिहारी वाजपेयी कर पाया और केवल 6 साल में कर पाया। तुमने 59 साल तक काम किया, 59 साल तक राज करने हमारा आपका दुर्भाग्य था। पिछली बार जब अटल जी का दोबारा चुनाव था तो कितनी सीटें कम पड़ी? 7। अगर 7 MP और आ जाते और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर एक बार अटल बिहारी वाजपेयी फिर से बन जाता और हिंदुस्तान की अगर नदियां जुड़ जाती तो हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर पानी अगर कोई फिरा सकता था वो अटल बिहारी वाजपेयी फिरा सकता था। लेकिन इस कांग्रेस के राज में आपको लगता है किसी प्रकार से नहीं। और ये अशोक गहलोत अरे बड़ी डींग मारता है, अपने आप को महात्मा गांधी का चेला बताता है। मैं ये केवल मेरा गुलबंद गुलाबचंद कटारिया के गले में डालने से ये महात्मा गांधी का चेला नहीं बनता है, महात्मा गांधी का चेला बनता अपने काम से। मैं आज पूछना चाहता हूँ अशोक गहलोत, तेरे राज में जो भ्रष्टाचार की भट्टी राजस्थान में चल रही है उन्हें एक विधानसभा में सवाल का जवाब दिया है क्या? मैंने विधानसभा में पूछा था कि आखिर ये जो तुमने माइन से अलॉट की है जोधपुर में वो अपने सगे संबंधियों को कैसे कर दी, अपने भाई भतीजों को कैसे कर दी? तुमने कानून को बदला कैसे? जब 5 हेक्टेयर का एरिया था तो तुमने मंत्रिमंडल में लाकर ये 1 हेक्टेयर कैसे बनाया?
और उसमें सबसे ज्यादा तुम जब चेयर कर रहे थे उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? अध्यक्षता आप स्वयं कर रहे थे ना। आपकी अध्यक्षता में 5 हेक्टेयर से घटाकर आप सब अधिकांश चालोग या माइंड ओनर हो, जब किसी को फायदा पहुंचाना हो कानून को डबल कर दिया जाए, कानून को बदल दिया जाए। वो कानून बदला और उस कानून बदलने के बाद भी जब उसके भाई भतीजों को नहीं मिल रही थी फिर एक कानून बदला और वो ये कानून का इस एरिया में जिनके गैंग को लगे हुए हैं उन्हीं को ये अलॉटमेंट किया जा सकता है। उस अलॉटमेंट में कौन आए? उस अलॉटमेंट में सब भाई भतीजे आ गए। जब ये सवाल खड़ा किया विधानसभा में तो उन्होंने टबाक से कहा, गुलाबी अगर आपको ये लगता है कि इसमें कोई बेईमानी हुई है तो मेरी ये सारी फाइलें आपको देता हूँ, आप इसकी जांच करके बता देना, मैं उसको मान जाऊंगा। मैंने सोचा बड़ा कमाल है, राजस्थान का मुख्यमंत्री एक प्रतिपक्ष के व्यक्ति को, नेता को अपनी फाइलें दे रहा है और ये कह रहा है कि तुम इसको देख लो, अगर कोई गड़बड़ी लगे तो तुम बता देना। मैंने फाइलें देखी, देखने के बाद मैंने कहा हाँ इसमें गड़बड़ी हुई। आपने जो कानून बदला है 5 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर, इसमें बदबू आती है बेईमानी की। उसके बाद तुमने एरिया विशेष के लोगों को जो जमीन देने का तुमने तय किया है, जिन लोगों को तय किया है वो एरिया विशेष क्यों किया है? कोई भी जो गैंग शो चलाता है जोधपुर में वो कोई भी आदमी उसे ले सकता था, लेकिन एक पर्टिकुलर एक जो एरिया आपने बताया चौपासनी का, उसमें जो गैंग शो लगे हुए हैं उन्हीं को ये माइंड को अलॉट होगी। इसमें आपको लगता बेईमानी। मैंने अपनी रिपोर्ट बनाकर, आपने देखा राजस्थान के स्पीकर को मैंने कागज भेज दिया और भेजने के बाद मेरे साथियों ने विधानसभा में पूछा, मुख्यमंत्री जी आप कहते थे ना कि गुलाब चंद जी आप जांच करके मुझे दे दो, आपकी जांच के आधार पर मैं कार्रवाई करूंगा। उन्होंने जो जांच करके दे दिया और आपको बता दिया कि वास्तव में आप इसके दोषी हो, और उसके बाद आपने नहीं तो कम से कम एक विधानसभा के सदस्यों की कमेटी बना दो, जांच कर लो और जांच में पता लगे। उसने कुछ नहीं बोला और जब 22 तारीख को हाउस खत्म हो रहा था, जनगणमन होने के 2 मिनट पहले, जनगणमन शुरू हो उसके पहले राजस्थान का मुख्यमंत्री खड़ा होता है हाउस में और ये कहता है कि गुलाब जी ने जो जांच की जिसमें गुलाब जी को संदेह होता है, मैं ये सारी माइंड से निरस्त करता हूँ। निरस्त करना कोई समस्या का समाधान है? तुमने पहले चोरी कर ली और फिर कहता है मैं सारे रुपये तुमको देता हूँ, इसलिए तेरी चोरी माफ हो सकती है क्या? ये चोरी माफ हो सकती है? नहीं हो। वसुंधरा जी 5-10 मिनट में आपका ये जो रेलवे क्रॉसिंग है, ये रेलवे क्रॉसिंग आपको 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगा देगा। अभी आपका इतना धनाढ्य एरिया होते हुए भी जो सड़कों की हालत है और जो शहर की हालत है, जो इसकी सफाई की हालत है, वो देख करके बहुत दुख होता है। जहाँ से करोड़ों रुपए की रेवेन्यू अर्जित करती है सरकार, लेकिन उस सरकार को शर्म नहीं आती उस शहर को वापस कुछ दे करके उसका विकास करे। एक तरह से जिस प्रकार की हालत तो वो पहुंचने वाली आपके पास